क्या एक ऐसा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का अगला टी20 कप्तान बन सकता है जिस पर सालों तक कंसिस्टेंट ना होने का ठप्पा लगा रहा हो? ये सच में एक बहुत ही अजीब सवाल लगता है सुनने में, क्योंकि हाँ, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जिसे फैंस ने कई बार टीम से बाहर जाते देखा है, और वो भी तब जब टीम में पहले से ही कई स्थापित दिग्गज मौजूद हों। बिल्कुल, और आमतौर पर ऐसे खिलाड़ियों को कप्तानी की रेस में सबसे पीछे माना जाता है। सही कहा। लेकिन पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का जवाब है कि हाँ, वो बिल्कुल कप्तान बन सकता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन इसी चौंकाने वाले दावे की पड़ताल करना है। जो कि एक बहुत ही दिलचस्प मिशन होने वाला है। एकदम। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के अगले टी20 कप्तान की तलाश में रवि शास्त्री ने संजू सैमसन पर अपना सबसे बड़ा दांव क्यों लगाया है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। देखिए, ये शुरुआत ही अपने आप में पूरी कहानी का सार है, क्योंकि जब रवि शास्त्री जैसा विश्लेषक किसी खिलाड़ी का इस तरह खुलकर समर्थन करता है, तो वो केवल स्कोर बोर्ड देखकर बयान नहीं दे रहा होता है। हाँ, उनका नजरिया हमेशा थोड़ा अलग होता है। बिल्कुल, वो दरअसल उस खिलाड़ी की मानसिकता, ड्रेसिंग रूम का माहौल और मतलब भविष्य के पूरे इकोसिस्टम को पढ़ रहा होता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की जर्सी पर कप्तान का टैग लगाने की बात नहीं है। तो ये किस बारे में? ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात है जो आने वाले कई सालों तक भारतीय टी20 क्रिकेट की दिशा तय करेगा। ब्लूप्रिंट पर हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले उस ट्रिगर पॉइंट को समझते हैं जिसकी वजह से ये पूरी बहस शुरू हुई है। जो मौजूदा हालात है। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार वर्तमान टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव के व्यक्तिगत प्रदर्शन में गिरावट आई है, और इसी वजह से चयनकर्ता नए विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। अगर मैं इस स्थिति को कॉर्पोरेट नजरिए से देखूं, तो ये किसी स्टार्टअप के उस दौर जैसा है जहां लीडरशिप बहुत शानदार विजन तो रखती है, लेकिन जब लीडर का अपना ही मुख्य प्रोजेक्ट फेल होने लगता है तो बोर्ड रूम में पैनिक फैल जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने, है ना? फिर उन्हें एक ऐसे नए लीडर की तलाश होती है जो खुद फ्रंटलाइन पर परफॉर्म कर सके। उस कॉर्पोरेट उदाहरण को अगर हम मैदान की भाषा में समझें, तो क्रिकेट के सबसे छोटे और क्रूअर फॉर्मेट में एक बहुत ही सीधा सा गणित काम करता है। वो गणित क्या है? टी20 में फैसले लेने के लिए आपके पास घंटों का समय नहीं होता है। आपको बस कुछ सेकंड्स में रिएक्ट करना होता है। जब एक कप्तान खुद रन नहीं बना रहा होता है, तो उसका वो व्यक्तिगत दबाव अनजाने में ही उसकी कप्तानी पर हावी होने लगता है। मतलब वो दबाव उसके फैसलों में दिखने लगता है। एकदम सही। आप देखेंगे कि आउट ऑफ फॉर्म कप्तान अक्सर फील्ड प्लेसमेंट में बहुत डिफेंसिव हो जाता है। वो रन बचाने की सोचने लगता है, विकेट लेने की नहीं। तो उसका खुद का संघर्ष टीम की रणनीति में झलकने लगता है। सटीक तौर पर यही होता है। जब कप्तान बाउंड्री पर खड़ा होकर अपनी बैटिंग फॉर्म के बारे में सोच रहा होता है, तो वो उस युवा गेंदबाज को वो आत्मविश्वास नहीं दे पाता जो अपना पहला या दूसरा मैच खेल रहा है। हाँ, वो कनेक्ट टूट जाता है। बिल्कुल। यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म ने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर किया है। टीम का मनोबल बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कप्तान की अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। और यहीं से श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जैसे युवा दावेदारों के नाम चयनकर्ताओं की मेज पर मजबूती से उभरकर सामने आए हैं। हाँ, ये दोनों नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। श्रेयस अय्यर भी कप्तानी के एक मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने आईपीएल में अपनी लीडरशिप साबित भी की है। बिल्कुल किए, उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। फिर भी स्रोत बताते हैं कि आईसीसी रिव्यू में संजना गणेशन से बात करते हुए रवि शास्त्री ने अपना सारा वजन संजू सैमसन के पलड़े में डाल दिया। उनका इसके पीछे का तर्क बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, शास्त्री का तर्क है कि टी20 टीम में सैमसन की जगह पूरी तरह पक्की है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के एक बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं। आक्रामकता। अब यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। एक मिनट के लिए सोचिए। टी20 क्रिकेट में आक्रामकता तो अब एक बेसिक जरूरत बन गई है। हाँ, आज के दौर में तो ये जरूरी है। ऋषभ पंत आक्रामक हैं, यशस्वी जायसवाल आक्रामक हैं। तो क्या इतने भीषण दबाव वाले फॉर्मेट में सिर्फ आक्रामक होना ही कप्तानी का कोई क्राइटेरिया हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मतलब क्या ये लगातार आक्रामक बने रहने की जिद किसी लीडर को गैर जिम्मेदार नहीं बना देगी? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है, लेकिन हमें यहाँ आक्रामकता के पीछे के मैकेनिक्स को समझना होगा। मैकेनिक्स से आपका क्या मतलब है? देखिए, रवि शास्त्री जिस आक्रामकता की बात करें, वो हर गेंद पर आंख मूंद के छक्का मारने की जिद नहीं है। टी20 क्रिकेट में आक्रामक कप्तान होने का रणनीतिक फायदा बहुत गहरा होता है। वो कैसे काम करता है मैदान पर?
जब आपका कप्तान टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है और पहले ही ओवर से विरोधी टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश करता है, तो वो केवल रन नहीं बना रहा होता है। तो वो और क्या कर रहा होता है? वो दरअसल सामने वाली टीम के गेम प्लान को डिकोड करके उसे नष्ट कर रहा होता है। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह से ड्रेसिंग रूम के लिए एक साइलेंट मैसेजिंग है। उससे भी कहीं ज्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएशन है। जब कप्तान खुद वो जोखिम उठाता है तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच मिल जाता है। अच्छा, एक सेफ्टी नेट की तरह। हाँ, उन्हें पता होता है कि अब अगर हम फेल भी हुए तो कप्तान ने शुरुआत में जो मोमेंटम सेट किया है वो हमें बचा लेगा। तो शास्त्री का इशारा इसी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले रवैये की तरफ है। वो अपनी टीम में बिना कुछ कहे ही एक निडर कल्चर स्थापित कर देता है। इंटेंट और कल्चर वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन कप्तानी सिर्फ बैट घुमाने या इंटेंट दिखाने तक तो सीमित नहीं है। नहीं, कतई नहीं। मैदान पर 11 खिलाड़ियों को संभालना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और व्यवहारिक जिम्मेदारी है। और हमारे सूरतों के मुताबिक शास्त्री ने सैमसन के राजस्थान रॉयल्स के अनुभव पर काफी जोर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरी बहस में। उनका कहना है कि कई सीजन से राजस्थान की कप्तानी करते हुए सैमसन ने जो परिपक्वता हासिल की है वह उन्हें सबसे अलग खड़ी करती है। हाँ, उनका आईपीएल का सफर बहुत कुछ कहता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट का दबाव, जहां आपके पास दुनिया भर के बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के उस दबाव की बराबरी कर सकता है? ये तुलना अक्सर की जाती है। मेरा मतलब है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हारने पर पूरे देश की उम्मीदें टूटती हैं। क्या आईपीएल की सफलता इंटरनेशनल कप्तानी की कोई गारंटी हो सकती है? देखिए, गारंटी शब्द तो क्रिकेट में काम नहीं करता है, लेकिन ये समझना होगा कि आईपीएल अब केवल एक अभ्यास मंच नहीं रहा है। तो आप उसे किस तरह देखती हैं? कप्तानी के नजरिए से देखें तो आईपीएल का इकोसिस्टम इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अरे वाकई, वो कैसे? राजस्थान रॉयल्स का ही उदाहरण लेते हैं। सैमसन के ड्रेसिंग रूम में जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स होते हैं। हाँ, जो खुद अपने देशों के दिग्गज हैं। बिल्कुल, उनका अपना एक अलग ईगो और रुतबा होता है। और दूसरी तरफ उसी ड्रेसिंग रूम में ऐसे युवा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होते हैं जो पहली बार इतने बड़े कैमरे के सामने खेल रहे हैं। और एक कप्तान के तौर पर आपको इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ लेकर चलना होता है। एकदम सही। आप रविचंद्रन अश्विन या ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गजों को ये नहीं बता सकते कि उन्हें गेंदबाजी कैसे करनी है। हाँ, वो तो उन्हें खुद ही पता है। वहाँ आपको निर्देश नहीं देने होते हैं, बल्कि तालमेल बिठाना होता है। सैमसन ने पिछले कुछ सालों में यही महारत हासिल की है। तो उन्होंने एक तरह से मैन मैनेजमेंट सीख लिया है। हाँ, उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक युवा भारतीय कप्तान बड़े विदेशी खिलाड़ियों का सम्मान बनाए रखते हुए उनसे अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट करवा सकता है। ये तो है। मैंने भी ये मैचों के दौरान देखा है कि वो काफी शांत रहते हैं। शास्त्री जिस परिपक्वता की बात कर रहे हैं वो मैदान पर सैमसन के उस शांत चेहरे में ही दिखती है। मैच चाहे आखिरी ओवर के रोमांचक मोड़ पर हो या टीम 30 रन पर 4 विकेट खो चुकी हो, सैमसन का रिएक्शन हमेशा एक जैसा ही लगता है। बिल्कुल, उनका इमोशनल बेसलाइन हमेशा एक समान रहता है। न वो ज्यादा उत्तेजित होते हैं, न ही पैनिक करते हैं। तो ये शांति इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम आती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों फैंस के दबाव को झेलने के लिए सबसे पहले इसी तरह के शॉक एब्जॉर्बर वाले माइंडसेट की जरूरत होती है। ये शॉक एब्जॉर्बर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। जब हम शॉक एब्जॉर्बर की बात कर ही रहे हैं तो मुझे सैमसन के करियर के उस सबसे बड़े झटके पर आना होगा जिस पर हमेशा चर्चा होती है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, वो है उनकी इनकंसिस्टेंसी। एक समय था जब उनका नाम सुनते ही फैंस कहते थे कि यार टैलेंट तो है लेकिन लगातार परफॉर्म नहीं करता। ये उनके करियर का सबसे बड़ा आलोचना का बिंदु रहा है। स्रोत बताते हैं कि रवि शास्त्री का मानना है कि सैमसन ने अपनी कंसिस्टेंसी पर उठने वाले इन सभी पुराने सवालों को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और ये बदलाव हाल के मैचों में साफ दिखा है। इसे मैं एक मशीनरी के उदाहरण से देखना चाहूंगा। पहले सैमसन एक ऐसे हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह थे जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो पकड़ता था, लेकिन जल्दी गर्म हो जाता था। हाँ बिल्कुल, हर 30 किलोमीटर बाद ओवरहीट होकर बंद हो जाता था। स्पीड थी पर भरोसा नहीं था। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने अंदर के उस कूलिंग सिस्टम को ठीक कर लिया है। इंजन की ताकत वही है लेकिन अब वो लंबा सफर तय कर सकता है। और ये कूलिंग सिस्टम कैसे ठीक हुआ, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चर्चा में। तो आपके हिसाब से क्या बदला है उनके अंदर? देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं आया है।
ये केवल तकनीक का बदलाव नहीं है, बल्कि गेम अवेयरनेस यानी खेल को पढ़ने की क्षमता का विकास है। गेम अवेयरनेस को थोड़ा और समझाइए। पहले सैमसन अक्सर उन गेंदों पर भी बड़े शॉट्स खेलने चले जाते थे जो रिस्क वाले जोन में होती थी। वो अपनी टाइमिंग पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि पिच के मिजाज या मैच की स्थिति को अनदेखा कर देते थे। मतलब वो गेम की डिमांड से ज्यादा अपनी कला पर निर्भर थे। बिल्कुल सही। लेकिन अब हम जो सैमसन देख रहे हैं वो हालातों के हिसाब से अपने गियर्स शिफ्ट करता है। गियर शिफ्ट करता है, मतलब जरूरत के हिसाब से खेलता है। हाँ, अगर दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे हैं तो वो स्ट्राइक रोटेट करके गेम को डीप लेकर जाते हैं और मौका मिलते ही वापस अपने आक्रामक गियर में लौट आते हैं। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी परिपक्वता की निशानी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़ता है जो उन्हें कप्तानी का एक बेहतरीन दावेदार बनाता है। वो मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? मैं थोड़ा हैरान हूँ। वो है सहानुभूति यानी एम्पैथी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खुद इतनी इनकंसिस्टेंसी झेली हो, जिसे अपनी गलतियों के कारण बार बार टीम से ड्रॉप किया गया हो, वो दूसरों का दर्द समझ सकता है। एकदम सही। वो उस युवा खिलाड़ी के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है जो खराब फॉर्म से जूझ रहा है। ये पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब सैमसन कप्तान के तौर पर किसी संघर्षरत खिलाड़ी के कंधे पर हाथ रखते होंगे तो वो महज एक रस्म अदायगी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। बिल्कुल, वो खिलाड़ी जानता है कि मेरा कप्तान इस दौर से गुजर चुका है। ये सहानुभूति एक टीम के अंदर जो भरोसा पैदा करती है उसे किसी भी डेटा एनालिटिक्स से नहीं मापा जा सकता। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। लीडरशिप केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इंसानों को हैंडल करने की कला है। बिल्कुल, और खेल के मैदान पर इंसान ही खेलते हैं, मशीनें नहीं। अब इस परिपक्वता और सहानुभूति वाले पहलू को जोड़ते हुए हम उस सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे स्रोतों में साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है, जो कि भविष्य की योजना से जुड़ा है। हाँ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड किसी ऐसे कप्तान की तलाश में नहीं है जो केवल अगली 2 सीरीज में टीम को लीड करे। वे एक लंबी रेस का घोड़ा खोज रहे हैं। उनका विजन काफी लंबा है। नजरें सीधे 2028 के T20 विश्व कप पर टिकी हैं। रवि शास्त्री का यह भी कहना है कि सैमसन का मौजूदा फॉर्म तो बस एक झलक है, अगले 2-3 सालों में उनका सर्वश्रेष्ठ खेल आना अभी बाकी है। और ये बात क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल सही बैठती है। तो इस पूरे टाइमलाइन का क्या महत्व है? ये 2028 वाला फैक्टर कप्तानी की इस पूरी रेस को कैसे बदल देता है? देखिए, 2028 का मतलब है कि चयनकर्ता एक पूरे 4 साल के विश्व कप साइकिल की नींव रख रहे हैं। यह एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। रणनीतिक कदम? वो कैसे? अगर आप किसी को केवल 1 साल के लिए कप्तान बनाते हैं तो वो हमेशा एक असुरक्षा की भावना के साथ काम करेगा। उसे लगेगा कि एक गलती और मेरी कुर्सी गई। बिल्कुल, उसे लगेगा कि अगर मैं एक सीरीज हार गया तो मेरी कप्तानी चली जाएगी। इस डर की वजह से वो कभी कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा और शायद कभी किसी नए अनकैप्ड खिलाड़ी पर दांव भी नहीं लगाएगा। एकदम सही। वो बस सुरक्षित खेलना चाहेगा ताकि उसका अपना रिपोर्ट कार्ड खराब ना हो। हाँ, और सुरक्षित खेल T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन जब बोर्ड एक कप्तान को 3 या 4 साल का लंबा रनवे देता है तो उस कप्तान को प्रयोग करने की आजादी मिल जाती है। यानी वो खुलकर अपनी टीम बना सकता है। हाँ, वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों का एक कोर ग्रुप तैयार कर सकता है। अगर बीच में कोई द्विपक्षीय सीरीज हार भी जाते हैं तो वो पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट विजन तो 2028 का विश्व कप है। बिल्कुल। रवि शास्त्री जब कहते हैं कि सैमसन अगले कुछ सालों में और बेहतर होंगे तो वो इसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उम्र के लिहाज से भी देखें तो सैमसन अभी पीक पर आ रहे हैं। हाँ, सैमसन इस वक्त 29-30 साल के हैं। 2028 तक वो अपने क्रिकेटिंग करियर के सबसे शानदार शिखर पर होंगे। और एक टीम के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है कि उसका कप्तान टीम के साथ साथ अपने व्यक्तिगत खेल के भी सबसे परिपक्व दौर में हो। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रही थी। ये एक बहुत ही ठोस रणनीति लगती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो रवि शास्त्री का ये जो बेबाक विश्लेषण है वो हवा में तीर मारने जैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे गहरी सोच है। उनके अनुसार संजू सैमसन अब केवल एक टैलेंटेड खिलाड़ी की उस पुरानी और घिसी पिटी परिभाषा से बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने खुद को साबित किया है। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी ने उन्हें बड़े ईगो वाले खिलाड़ियों को संभालना और दबाव में शांत रहना सिखाया है। उनका आक्रामक खेल ड्रेसिंग रूम में एक निडर माहौल बनाता है। और उनकी जो खुद की जर्नी रही है, हाँ,
अपनी ही विफलताओं से सीखकर उन्होंने जो निरंतरता हासिल की है वो उन्हें 2028 के उस दूरदर्शी विजन के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बनाती है। इसमें कोई शक नहीं है। ये पूरा मामला टैलेंट को एक विजनरी लीडरशिप में बदलने का है, एक ऐसा लीडर जो खुद मोर्चे पर खड़ा होकर उदाहरण पेश करे और जिसे अपने साथी खिलाड़ियों की कमजोरियों और ताकतों की गहरी समझ हो। शास्त्री का ये विश्लेषण भारतीय क्रिकेट के भविष्य का एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ड्राफ्ट पेश करता है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिमाग में लगातार हथौड़े मार रहा है। वो क्या है? और ये कुछ ऐसा है जिस पर इस चर्चा से 12 सुनने वालों को भी गहराई से सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, हाँ बताइए। अगर संजू सैमसन सच में 2028 तक के लिए कमान संभाल लेते हैं और टॉप ऑर्डर से अपनी उस आक्रामकता और निडरता को पूरी टीम के डीएनए में इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या इसका सीधा मतलब ये होगा कि भारतीय टीम से एंकर रोल खत्म हो जाएगा? ओ, मतलब क्रीज पर टिक कर धीमी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों का दौर खत्म। बिल्कुल। क्या भारतीय क्रिकेट एक ऐसे नए युग में प्रवेश करने जा रहा है जहां सिर्फ ऑल आउट अटैक ही टीम में चयन का इकलौता पैमाना होगा? ये तो खेल के पूरे व्याकरण को ही बदल कर रख देगा। यही तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा पहलू है जो आने वाले समय में T20 क्रिकेट खेलने के पूरे तरीके को ही बदल सकता है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज के इस डीप डाइव को यही विराम देते हैं। ये चर्चा बहुत ही शानदार रही। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी।